हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राशि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर मैकेनिक्स का केपलर्स का फर्स्ट लॉ जो है वो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा। उसका पूरा की पूरा मैथमेटिकल रिव्यू भी अपन ने कर लिया था। मैथमेटिकली आपने क्या निकाला था, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल ली थी। और इसेंट्रिसिटी के वैल्यू पर ही डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल होगा कि नहीं होगा। आपको पता है ई की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए, और आपका जो टोटल एनर्जी है उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 अगर होंगी तो आपका जो ऑर्बिट है वो कैसा होगा, इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। ठीक है, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा। अब इस लेक्चर में अपन देखेंगे केप्लर्स का सेकंड लॉ, केप्लर्स सेकंड लॉ क्या कहता है, और उसके साथ साथ अपन क्या करेंगे, केप्लर्स के सेकंड लॉ के दो प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो दोनों भी प्रूफ मैं आपको बता देती हूँ, आपको जो पसंद आए वो आप एग्जाम में देख सकते हो। ठीक है, और आपको जैसे समझना है आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, तो आपके पास दो प्रूफ है। उसके पहले जो है केप्लर्स लॉ बोलता क्या है ये अपन देखते हैं। केप्लर्स का जो सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है कि आपका जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। योर व्हाट, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। या फिर दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि एरिया स्विप बाय अर्थ, और या फिर एरिया जो स्विप करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया ही स्विफ्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्टेटमेंट वगैरह जो है मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इंट्रो कर पूरा मैथमेटिकल रिव्यू देखेंगे, और लास्ट में जब थर्ड लॉ प्रूफ हो जाएगा उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका केप्लर्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ तीनों भी एक इसमें पूरा मैं स्टेटमेंट थ्योरी उसको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो केप्लर्स का सेकंड लॉ जो है वो बोलता क्या है, आपको सबको पता है कि जो आपका प्लैनेटरी मोशन है वो इलिप्टिकल होता है। ठीक है, तो ये इलिप्स है आपका। ओके, और यहाँ पर जो है वो एक लोकस पे आपका क्या है, सन है। ठीक है, तो ये जो सन है अगर सपोज टू भी आपकी अर्थ यहाँ से यहाँ पर मूव हुई, ठीक है, इन अ टाइम इंटरवल टी, अगर आपका कुछ तो भी टाइम इंटरवल है टी, जहां पर सन जो अर्थ है वो यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है, रिवॉल्व कर रही है ना अर्थ, तो यहाँ से यहाँ पर गई। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो इसको ज्वाइन करने के बाद ये जो आपको एरिया मिला, ये जो आपको एरिया मिला वो मिल गया टी। ये जो एरिया मिला वो सपोज टू भी हो गया आपका A1 इन टाइम टी। ठीक है, अगर वही जो अर्थ है ई से यहाँ से, मतलब अर्थ जो है अब यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ पर गई, ठीक है, तो अर्थ यहाँ से यहाँ पर गई, तो वो भी जो है वो टी टाइम में ही गई। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर टी टाइम जो है वो 20 डेज का है, तो आपका ये वाला 20 डेज में ही यहाँ से यहाँ पर गई। ठीक है, 20 डेज में क्या गई, यहाँ से यहाँ पर गई। तो ये जो एरिया होगा, ये जो आपका एरिया होगा वो भी इक्वल होगा आपके A1 से। तो ये A2, अगर आपका टी जो है वो इक्वल है, मतलब T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू अगर आपका टी है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एरिया स्विप बाय अर्थ जो है वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब A1 इक्वल्स टू आपको A2 मिलेगा। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि आपकी जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, लेकिन अब एरियल वेलोसिटी क्या होता है, तो एरियल वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी अपन कैसे बोलते हैं, वेलोसिटी इज नथिंग बट योर डिस्टेंस कवर बाय टाइम। अगर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ इज नथिंग बट योर वेलोसिटी। वैसे ही एरिया के लिए क्या हो जाएगा, एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी जो है वो आपके लिए क्या होगा, एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी इज नथिंग बट योर डिस्टेंस कवर, मतलब जो डिस्टेंस कवर बाय टाइम है उसी का जैसे हो जाएगा एरिया कवर बाय टाइम। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डी ए बाय यूर डी टी, वेयर डी ए इज कवर्ड एरिया इन डी टी टाइम। ठीक है, तो डी ए मतलब कितना एरिया कवर किया कितने टाइम में, दैट इज योर एरियल वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी होता है वैसे ही। तो इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, अब एरिया आपको पता है किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। ओके, और टाइम जो है वो सेकेंड में, तो आपके पास जो इसका यूनिट है वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इन योर सीजीएस सिस्टम। ठीक है, तो ये सिंपली से इसकी बात होगी एरियल वेलोसिटी की। लेकिन जो आपका सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है कि आपका जो एरियल वेलोसिटी है वो क्या आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। तो इसके लिए टू प्रूफ है, तो एक प्रूफ मैं आपको अभी बताती हूँ, फिर अपन जाएंगे सेकंड प्रूफ पर। ठीक है, दोनों भी प्रूफ आपको बता देती हूँ। फर्स्ट प्रूफ के लिए अपने पास एक डायग्राम चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपकी एक डायग्राम निकाल लेती हूँ। डायग्राम में कुछ भी नहीं, आपके पास क्या करना है, आपको इलेप्टिकल पाथ ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपका एक फोका है जहाँ पे आपका सन है। ठीक है, फर्स्टली एरिया जो कवर किया है अर्थ ने इन टाइम टी, तो ये जो है एरिया इतना कवर किया है इन टाइम टी। ठीक है, तो ये जो है यह हो गया आपका एरिया A1। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया ओके इन टाइम टी। फिर बाद में जो है अर्थ यहाँ से यहाँ पर आई, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर आई, तो ये एरिया हो जाएगा ये वाला। ओके, और एक बात यहाँ से आपको ये बात भी समझेंगी कि जब जो सन के अगर पास अर्थ रही तो अर्थ जो है वो फास्ट मूव करेंगे एज कंपेयर टू अर्थ जो है सन से दूर रही, तो मतलब
यहाँ पे जो है एरिया ज्यादा कवर करने के लिए अर्थ का जो ये है वो स्पीड जो है वो यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, da/dt इज नथिंग बट योर कांस्टेंट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर नाम दे दिया s, ये हो गया सपोज टू बी आपका p और ये हो गया आपका q। ठीक है, तो देखो अगर मैंने ऐसे कंसिडर किया, दिस इज योर s, दिस इज योर p एंड दिस इज योर q। अब देखो ये भले ही आपका आर्क है, लेकिन अब इलिप्स जो है वो इतना बड़ा है कि वो आर्क को आप क्या कर सकते हो, एज अ स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका जो था वो था आपका डी थीटा, मतलब थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट हुआ तो डी थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ। दिस इज नथिंग बट योर आर, राइट, और ये हो गया आपका डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगा आपका आर डी थीटा। ओके, अब ये जो है वो ट्रायंगल दिख रहा है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप बोल सकते हो एरिया ऑफ योर ट्रायंगल पी क्यू एस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है यहाँ पर आर, और आपकी जो हाइट है वो क्या है आर डी थीटा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर डी थीटा, राइट। अब आपके पास जो एरिया है वो छोटा सा एरिया है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, क्योंकि छोटा ट्रायंगल बन रहा है ना एज कंपेयर टू होल इलिप्स, तो आप उसको बोल सकते हो डी ए। तो डी ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास हाफ आर स्क्वायर डी थीटा। तो अब मैंने क्या कर दिया, ओनली डी टी से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बोथ साइड को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डी टी से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट योर थीटा डॉट, और थीटा डॉट की वैल्यू अभी तक अपन ने बहुत बार यूज की, क्या होती है थीटा डॉट की वैल्यू, एल बाय एम आर का स्क्वायर। क्या होता है, एल बाय एम आर का स्क्वायर। तो बस यही वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर एल बाय योर एम आर का स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर गेट कैंसिल, तो आपके पास जो बचा है वो क्या बचेगा, हाफ एल बाय एम। ओके, तो ये आपके पास जो डी ए बाई डी टी है, मतलब जो आपका डी ए बाई डी टी इज नथिंग बट योर एरियल वेलोसिटी, ये क्या है आपके पास, एरियल वेलोसिटी, वो क्या आ गई आपके पास, आपके पास आया हाफ एल बाय एम, हाफ एल बाय एम, या फिर उसको लिख सकते हो एल बाय 2m। तो आपको पता है कि दिस इज अ प्लैनेटरी मोशन जो कि होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये होता है सेंट्रल फोर्स में। ये क्या है, वन ऑफ द टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्स में जो आपका एल है, एल इज नथिंग बट योर एंगुलर मोमेंटम, एल इज नथिंग बट योर एंगुलर मोमेंटम जो कि होता है कंजर्व। ये अपन ने एक स्पेशल पूरा प्रूफ करके दिखाया था कि एंगुलर मोमेंटम इन अ सेंट्रल फोर्स मोशन इज अ कंजर्व्ड और कांस्टेंट। तो ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर चेकआउट कर लेना। तो एल जो है वो कांस्टेंट है और मास जो है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होने वाला, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 भी एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि ये पूरा की पूरा जो नंबर है वो क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आपकी जो एरियल वेलोसिटी है मींस डीए बाई डी जो है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट हुई, उसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर सपोज टी टाइम में अगर इतना डिस्टेंस कवर किया, तो नेक्स्ट टी टाइम में, मतलब अगर 20 डेज में इतना, मतलब 40 स्क्वायर, मतलब 40 मीटर स्क्वायर का अगर डिस्टेंस कवर किया होगा, तो उतना ही 20 डेज में 40 मीटर स्क्वायर का ही डिस्टेंस कवर किया होगा अर्थ ने। ठीक है, तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल लिया था। ऐसे 20 डेज में इतना सा डिस्टेंस तो नहीं होगा कवर, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बोल रही थी। तो डीए बाई डी टी जो है वो आपका हो जाएगा कांस्टेंट। तो दिस इज द फर्स्ट प्रूफ, ये क्या है आपका फर्स्ट प्रूफ। आप इसको अलग टाइप से भी प्रूफ कर सकते हो। अब अलग टाइप से प्रूफ कर सकते हो, इसके लिए आपके पास एक वापस से डायग्राम होनी चाहिए। तो दिस इज योर इलेप्टिकल पाथ। ठीक है, अब ये आपका इलेप्टिकल पाथ है, यहाँ पर है आपका सन। ठीक है, और ये जो है वो आपका आर वेक्टर है। ओके, अब ये जो है आपका आर वेक्टर है जो कि आपका पोजीशन डिफाइन कर रहा है। तो ये जो आर वेक्टर है उसमें आपको लीनियर मोमेंटम जो है आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार बताया वाला, जब भी आपका जो मोमेंटम है या फिर कोई भी हो फोर्स हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहा और किसी एंगल पर रहा, तो आपको क्या करना पड़ता है, सपोज दिस इज योर लीनियर मोमेंटम पी। तो ये जो लीनियर मोमेंटम पी है उसके आपको क्या लगने वाले हैं, दो कंपोनेंट निकलने वाले हैं। एक तो होगा आपका पी पैरेलल कंपोनेंट पैरेलल टू दिस, एंड एक होगा आपका पी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो आपके पास पी इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, पी पैरेलल प्लस योर पी परपेंडिकुलर। ओके, अब आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन क्या है, एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट योर एल, उसका जो रिलेशन है वो क्या है, आर क्रॉस पी, वेयर पी इज योर व्हाट, लीनियर मोमेंटम। अब पी क्या है आपका, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट को मिलके बनेगा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर क्रॉस यहाँ पर होगा पी पैरेलल प्लस योर व्हाट, पी परपेंडिकुलर।
ठीक है, समझ में आया? तो बस इसको खोल दो, क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी पैरेलल प्लस योर आर क्रॉस योर व्हाट, पी परपेंडिकुलर। अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई जो है वो क्या हो जाता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो जाता है, 0 डिग्री होता है। अब देखो ये आर जो है वो, आर भी इसी डायरेक्शन में है और पी भी इसी डायरेक्शन में। देखो आर जो है वो इस डायरेक्शन में है और पी पैरेलल जो है वो भी इस डायरेक्शन में है। तो आर क्रॉस पी पैरेलल जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सिंपली 0। तो बचा आपका ओनली ये आर क्रॉस पी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एल जो है वो आपका क्या मिल जाएगा, आर क्रॉस योर पी परपेंडिकुलर, आर क्रॉस योर व्हाट, पी परपेंडिकुलर। ओके, तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। ओके, अब आपको पता है कि एल जो है वो क्या हो जाएगा, पी परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर होने की वजह से ये आर है आपका। ओके, और ये आपका है पी। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, साइन 90। तो ये हो जाएगा आर पी परपेंडिकुलर साइन 90, राइट। साइन 90 इज नथिंग बट योर 1। तो ये हो जाएगा आपका आर पी परपेंडिकुलर। ओके, समझ में आया आर पी परपेंडिकुलर कैसे हुआ। अब आपको पता है P इज नथिंग बट योर एम वी, P इज नथिंग बट योर एम वी। लेकिन ये P परपेंडिकुलर है तो मास तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी तो हो सकती है। तो आप ऐसे लिख सकते हो m इंटू वी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आप लिख लोगे आर एम वी परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं दे दूंगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो आपके पास ये L की वैल्यू है, यहाँ से ही अपन और एक वैल्यू निकाल सकते हो, V परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या हो जाएंगे, L बाय आर एम। ओके, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया। अब देखो एरिया की बात करेंगे। अब क्या करेंगे, एरिया की बात। एरिया सपोज टू बी, ये जो है अर्थ यहाँ से यहाँ पर गई, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर गई, तो इसने क्या किया, इतना एरिया जो है वो क्या किया, कवर किया। ठीक है, अब ये भी वापस आर्क लेंथ होगा। ठीक है, तो आपके पास जो एरिया है सपोज टू बी डेल एस कवर किया। ठीक है, तो डेल एस जो है, सपोज ये आपका है आर और डेल एस जो है वो यहाँ का एरिया जो है उसने कवर किया। ओके, और ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, वापस से वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया जो है वो हो जाएगा आपके पास, एरिया इज नथिंग बट योर हाफ इंटू बेस इंटू योर व्हाट, हाइट। हाइट क्या है आपके पास, डेल एस। ठीक है, अब डेल एस जो है उसको आप क्या कर सकते हो, अब देखो वेलोसिटी इज नथिंग बट योर डिस्टेंस कवर बाय टाइम। तो डेल एस क्या है, डिस्टेंस कवर। तो अगर मैंने वेलोसिटी को ऐसे लिख सकती हूँ, क्या मैं वेलोसिटी मतलब वी परपेंडिकुलर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डेल एस बाय योर डेल टी लिख सकती हूँ। तो इसी पे से आप ऐसे बोल सकते हो कि डेल एस को मैं इसी पे से, मैं अब यहाँ पर ऊपर लिख लेती हूँ, जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, इसी पे से मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्या डेल एस इज नथिंग बट वी परपेंडिकुलर इंटू डेल ऑफ टी। बोल सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये जो डेल एस मुझे मिला है वो डाल दूंगी ये एरिया में। ठीक है, तो एरिया जो है फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ आर वी परपेंडिकुलर इंटू डेल टी। ओके, अब जो v परपेंडिकुलर है वो मेरे पास ये है, तो वो मैं वहां पर डाल दूंगी। तो क्या हो जाएगा, हाफ आर वी परपेंडिकुलर है क्या है, एल बाय यूर आर एम। ओके, एल बाय यूर आर एम इंटू डेल टी। अब ये जो एरिया है वो भी छोटा एरिया है, तो डेल एरिया ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल ए। ओके, डेल ए इक्वल्स टू हाफ आर आर। अब ये आर आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बचा है ना, थोड़ा मेसी हो गया है यहाँ पर। अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इरेज कर यहाँ पर लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना, मैं जैसे जैसे लिख रही हूँ वैसे वैसे लिख लो आप, थोड़ा सा मेसी हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ए जो है, डेल ए जो है वो आपको क्या मिलेगा, हाफ एल बाय यूर एम इंटू डेल टी। तो डेल टी को मैं इधर लेके गई तो क्या हो जाएगा, डेल ए बाय डेल टी। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एल बाय एम। वही वापस से वही आया, सिर्फ अपन ने प्रूफ के लिए थोड़ा सा अलग यूज किया। डेल ए बाय डेल टी इज नथिंग बट यूर what changing area with respect to time, तो that is nothing but your aerial velocity। इसी को आप क्या बोल सकते हो, aerial velocity। तो aerial velocity जो है वो हो जाएगी आपका हाफ l बाय m। तो ये जो है l कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो ये भी चीज क्या हो गई, कांस्टेंट। तो ये भी हो गया आपका प्रूफ। तो समझ में आई क्या बात आपको कि ये प्रूफ कैसे हुआ। मैंने आपको दोनों भी प्रूफ बता दिए। ठीक है, मैंने प्रूफ 1 और प्रूफ 2 दोनों बता दिए। दोनों में अपन ने लास्ट में यही बताया कि एरियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपका हो जाता है L बाय 2m। एरियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, L बाय 2m, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इस वजह से जो है आप ऐसे बोल सकते हो कि एरियल वेलोसिटी इज नथिंग बट योर
कांस्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा छोटा था। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा, केप्लर्स का थर्ड लॉ का पूरा की पूरा जो एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा। केप्लर्स थर्ड लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन केप्लर्स थर्ड लॉ के पहले आपको फर्स्ट लॉ पता होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लॉ से अपन लेटस रेक्टम का, उसके बाद में कोनिक सेक्शन का जो फॉर्मूला है वो, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा केप्लर्स फर्स्ट लॉ का, तो वो जाकर देखना, फिर ही थर्ड लॉ पे जाना, ठीक है। फिर अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ बेल आइकन को भी दबा देना, मीन्स मैंने वीडियोस डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बात, शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस को शेयर करो, मीन्स जो ये सीरीज है वो चलती जाएंगी। अपना जो है मैकेनिक्स, अगर आपको देखा भी होगा तो मैकेनिक्स के 15 to 16 लेक्चर हो गए हैं। केप्लर्स लॉ का अब और एक वीडियो आएगा, उसके बाद में जो है अपन पोटेंशियल एंड फील्ड शुरू करेंगे, जिसमें अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए, फॉर अ स्पेरिकल बॉडी एंड ऑल। ऐसे अपन क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल्स निकालेंगे, ठीक है। तो आगे भी जाना है अपने को यहाँ पर मैकेनिक्स में। कमेंट कर मुझे जरूर बताना, अगर आपको कुछ नहीं समझा होगा तो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो। रही बात केप्लर्स लॉ की स्टेटमेंट की और उसके पूरे थ्योरेटिकल प्रूफ की, मैथमेटिकल प्रूफ तो अपन ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब थर्ड लॉ के बाद की जो वीडियो है उसमें तीनों भी लॉ को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी विद अ रिटर्न नोट्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए।